हे गाइस, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। मैं हूं संजीव, ये है राघव। हम लोग हाजिर आप सबके सामने एक नई वीडियो के साथ। और ये वीडियो जिस चैनल से लिया गया है उस चैनल का नाम है गेट सेट फ्लाई फैक्ट। बिल्कुल। और बात करें इस वीडियो के टॉपिक का, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है व्हाई जापानीज मीडिया क्लेम्स इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। बिल्कुल भाई, जापानीज मीडिया ने क्यों बोला है कि भारत जो है नेक्स्ट सुपर पावर हो सकता है या बनेगा। इस पे वीडियो है, गेट सेट फ्लाई फैक्ट नाम का चैनल है भाई का, वहां से वीडियो लिया है। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखेंगे वीडियो, लास्ट में करेंगे वीडियो पे बात। देखते हैं वीडियो, फिर करेंगे इस वीडियो पे बात। करते हैं वीडियो की शुरुआत करने से पहले वीडियो कर दें आप लाइक शेयर, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब। बिल्कुल। और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाए और वहां हमसे जरूर जुड़ाइए। वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और जापान के न्यूज चैनल के एक टॉक शो में जापान की फेमस वसेला यूनिवर्सिटी ऑफ बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर ने यह कहा कि मोस्टली इंडिया दुनिया का नेक्स्ट सुपर पावर बनेगा। इनफैक्ट हिरोशी हिराबाशी, जो इंडिया में 1998 से लेकर 2002 तक जापानीज एम्बेसडर थे, उन्होंने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है इंडिया द लास्ट सुपर पावर। बस एक मिनट यहां पर जरा तारीफों को लगाम देते हैं। अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू द्वारा कंडक्टेड एक सर्वे रिपोर्ट को देखें तो उसमें जापान मोस्ट इन्फ्लुएंशियल नेशन की लिस्ट में 6th पोजीशन पर आता है और इंडिया तो टॉप 10 में भी नहीं आता। एंड जापान के साथ इंडिया के इतने अच्छे फॉरेन रिलेशंस आखिर कैसे हुए? क्योंकि एक टाइम पर तो वर्ल्ड वॉर 2 की मैं बात कर रहा हूं, जैसे आप जानते होंगे, इंग्लैंड के साथ मिलकर इंडिया ने जापान को घुटने पर टेक दिया था। तो फिर क्यों जापान आज की तारीख में अपने नेशनल इंटरेस्ट को इंडिया के साथ अलाइन कर रहा है? वेल, इसका जवाब ऑब्वियसली छुपा हुआ है इंडिया और जापान की हिस्ट्री में। जैसे कि आप सभी जानते हो कि जापान एक बुद्धिस्ट मेजॉरिटी देश है विद अराउंड 67% ऑफ द पॉपुलेशन फॉलोइंग बुद्धिज्म। और जैसे कि हम सभी ये भी जानते हैं कि बुद्धिज्म ओरिजिनेट कहां से हुआ था। एंड दिस इज वन ऑफ दोस कल्चरल सिमिलैरिटीज जिससे इंडियंस और जापानीज नेचुरली अपने आप को काफी रिलेटेड समझते हैं। पर यह रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हुआ था 1904-5 की रूसो जापानीज वॉर में। उस वॉर के दौरान छोटे से जापान ने रशिया जैसे जायंट को धूल चटा दिया था। और इस जीत का नतीजा यह निकला कि उस वक्त फेमस हुए एशिया फॉर एशियंस ऐसे एंटी यूरोपियन नारे। ये नारे इंडिया के जेलों में बंद फ्रीडम फाइटर्स के कानों तक पहुंचे और जो आजादी की आग इंडिया में ऑलमोस्ट बुझ चुकी थी वो फिर से दहक उठी। लेकिन अब इस आग का फिर क्या किया जाए? इसके लिए इंडिया के पास दो ऑप्शंस थे। एक, या तो वो जापानीज आर्मी का ब्रिटिशर्स के खिलाफ साथ दे, या दूसरा ब्रिटिशर्स को जापान के खिलाफ उनकी वॉर जीतने में मदद करे, ताकि वो हमें बख्श दे। एंड नाउ एज वी ऑल नो, ऐसे में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने पहला ऑप्शन चुना। लेकिन ये तो नेताजी के विचार थे। ज्यादातर फ्रीडम फाइटर्स को ब्रिटिशर्स का साथ देना ही ज्यादा फायदेमंद लगा, जिन्होंने कंडीशन रखी थी फ्रीडम फॉर फ्रीडम। ब्रिटिशर्स की मांगे बिल्कुल साफ थी। इंडियंस अगर ब्रिटिशर्स को वर्ल्ड वॉर जीतने में मदद करेंगे तभी इंडियंस को आजादी मिलेगी। और फिर क्या था, ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने जापानीज, इटालियन और जर्मन इन तीनों को हरा दिया। और ये देखकर लॉर्ड कर्जन ने ये तक कह दिया था कि अगर किसी ने इंडिया को अपनी मुट्ठी में कर लिया तो मानो उसने पूरे दुनिया को अपने मुट्ठी में कर लिया। लेकिन भले इंडियन आर्मी ने ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर जापान को बुरी तरह हरा दिया था, यूएस के न्यूक्लियर बॉम्ब से चकनाचूर हुए जापान को लार्ज क्वांटिटीज में आयरन ओर सप्लाई करके फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने का पहला कदम भी इंडिपेंडेंट इंडिया ने ही उठाया। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब सारी जीती हुई वेस्टर्न कंट्रीज इंटरनेशनल मिलिट्री ट्रिब्यूनल फॉर द फार ईस्ट IMTFE के जरिए जापान पर वॉर क्राइम्स का इल्जाम लगाकर उनसे पनिशमेंट के तौर पर और भी ज्यादा पैसे ऐंठना चाहती थी ताकि वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए, तब अगेन इंडिया ही वो देश था जो इसके अगेंस्ट खड़ा था। इंडियन जज राधा विनोद पाल ने पूरे इंटरनेशनल पैनल के विपरीत जाकर जापान को बचाया और इस बात पर काफी स्ट्रांगली अड़े रहे कि जो कंट्री वॉर में ऑलरेडी अपना सब कुछ खो चुकी है उसे और ज्यादा पनिश करना जास्ती है। बट एज वी ऑल नो, एक अंडर डेवलप्ड देश के ब्राउन स्किन जज की बात मानना वेस्टर्न देशों के शान के खिलाफ था। और इसीलिए उन्होंने 1951 में अपनी अलग कॉन्फ्रेंस की, सैन फ्रांसिस्को पीस कॉन्फ्रेंस के नाम से, और वहां पर सभी वर्ल्ड वॉर 2 जीते हुए देश हारे हुए देशों पर दुनिया भर के रेस्ट्रिक्शंस लगा
लगाने लगे। बट गेस व्हाट, वेस्ट के तरफ से लड़ने के बावजूद भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने ऐसी अनफ्रेंड्स कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने से बिल्कुल इनकार कर दिया और अगले ही साल जापान के साथ अपनी एक अलग पीस ट्रीटी साइन करके जापान पर बिलीव करके उसके साथ रिलेशंस आगे बढ़ाए, जिसके जरिए इंडिया ने ऑफिशियली जापान को उसके हर छोटे बड़े प्रॉब्लम्स में मदद करने का संकल्प लिया। और आखिर इंडिया के इन्हीं सब ह्यूमैनिटेरियन एक्शंस के चलते इंडिया और जापान के रिश्ते फाइनली इतने मजबूत हुए कि लिटरली 1989 में जब उनके एम्परर शोवा चल बसे थे, तब पूरे इंडिया में 2 मिनट्स का मौन रखा गया था, जिसने जापानियों के मन में इंडिया के लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ा दी। अब फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे आप सभी देख ही रहे हो कि गेट्स इट फ्लाई के वीडियोस में काफी क्वालिटी चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि गेट्स इट फ्लाई की टीम एक्सपैंड कर रही है और हमें क्रिएटिव जीनियसेस की तलाश है। हमें क्रिएटिव और होशियार लोग चाहिए, एजुकेशन नहीं बल्कि हंगर, स्किल्स और एक्सपीरियंस चाहिए। और फिलहाल हम वीडियो एडिटर, कंटेंट राइटर, सोशल मीडिया मार्केटर ढूंढ रहे हैं और ये सारी पोजीशंस मैंने हायरिक पर पोस्ट कर दी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आपको बस सीधा वहां पर जाकर अप्लाई करना है, और इन केस आपको इधर अपने मतलब की जॉब ना भी मिले तो टेंशन नॉट, क्योंकि हायरिक पर 120 के कंपनीज ऑलरेडी हायर कर रही है। इस ऐप के थ्रू आपकी डायरेक्ट हायरिंग से पहले सीधा गेट्स इट फ्लाई के टीम मेंबर्स और टीम लीडर्स से होगी और आपका फाइनल इंटरव्यू मेरे साथ होगा। सो यू कैन बेटर नो अबाउट द कंपनी एंड आवर वैल्यूज। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हायरिक पर किसी भी कंपनी के साथ आप ऐसा इंटरेक्शन रख सकते हो, डायरेक्टली हायरिंग मैनेजर्स और टीएल से बात कर सकते हो। और क्योंकि यहां पर कंसल्टेंट्स का कोई भी चक्कर नहीं है, इसलिए स्कैम होने के चांसेस भी नहीं होते। तो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन नाउ और ढूंढो अपने मनपसंद का जॉब। एंड नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब अगर हम प्रैक्टिकली देखने जाए ना, तो मिलिट्री पावर और ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर ही वो दो चीजें नहीं है जिसकी वजह से जापान को ऐसा लगता है कि इंडिया सुपर पावर बनेगा। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड पॉपुलेशन रिव्यू रिपोर्ट, किसी भी कंट्री को सुपर पावर डिक्लेयर करने के लिए उसमें एटलीस्ट 5 चीजें होनी बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, मिलिट्री अलायंसेस, नंबर 2, इंटरनेशनल अलायंसेस, नंबर 3, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, नंबर 4, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस एंड लास्टली स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, जिनमें से इंडिया के पास 3 चीजें तो पहले से ही है। लाइक नंबर 1, मिलिट्री अलायंस। आज यूएई, रशिया, फ्रांस, इजराइल, अफगानिस्तान एंड इनफैक्ट यूएस भी मिलिट्री में हमारा एलाय है। और अगर हम नंबर 2 की बात करें जो है इंटरनेशनल अलायंस, तो मेजर इंटरनेशनल फोरम्स जैसे यूएन, G20 और FATF जैसे और भी इंटरनेशनल ग्रुपिंग का इंडिया फाउंडर मेंबर है। और इस वजह से इंडिया के इंटरनेशनल अलायंसेस ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ अच्छे हैं। और नंबर 3 की अगर हम बात करें तो वो है स्ट्रॉन्ग लीडरशिप। इंडिपेंडेंस के बाद पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी ने NAM मूवमेंट को स्टार्ट किया था, जिसने वर्ल्ड को यह क्लियर मैसेज दिया था कि इंडिया एक सेल्फ मेड लीडर है। और आज भी मोदी जी के पॉलिसीज जितना हो सके इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना रहे हैं। और यही वजह है कि कोविड के टाइम पर हमने वैक्सीन खुद क्रिएट किए और हमने दुनिया भर में डिस्ट्रीब्यूट भी किया, वो भी ऐसे टाइम पे जब दुनिया भर में पैनिक और अफरा तफरी मची थी और कोई किसी की हेल्प करने को तैयार नहीं था। अब बात करते हैं हमारे पास क्या नहीं है, और वो है 2 चीजें, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस एंड इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस। इस चीज को अचीव करने के लिए हमें यूएन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC में परमानेंट सीट की जरूरत है, और ये सीट जापान हमें दिलवा सकता है। क्योंकि जब से यूनाइटेड नेशंस बना है तब से उसके परमानेंट सीट पर बस 5 देश बैठे हुए हैं, US, रशिया, UK, चाइना और फ्रांस। एंड इंटरेस्टिंगली यही वो 5 देश है जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद काफी अच्छे खासे कंडीशन में थे। पर वो दौर कुछ अलग था और आज 70 साल बाद वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है। अब वक्त आ गया है कि UNSC के परमानेंट सीट्स में भी एडिशंस हो। बट जैसा कि हम सब जानते हैं, UNSC की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि उसके परमानेंट मेंबर्स जो किसी भी रेजोल्यूशन का समर्थन या रिजेक्शन उसके प्रोज एंड कॉन्स को देखकर नहीं करते, वो इंस्टेड अपने पर्सनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं। फॉर एग्जांपल, यहां पर जापान और इंडिया की ही बात ले लो, जो करीब 2004 से जर्मनी और ब्राजील के साथ मिलकर UNSC की परमानेंट मेंबरशिप के लिए पुश कर रहे हैं। लेकिन चाइना है कि इन दोनों कंट्रीज के साथ चल रहे अपने बॉर्डर डिस्प्यूट्स का गुस्सा यूएन में इस रेजोल्यूशन के खिलाफ देकर निकाल रहा है। लेकिन इस मामले में ट्विस्ट यह है कि चाइना का यह कहना है कि वो अपना वीटो इसीलिए यूज करता है क्योंकि उसको असली प्रॉब्लम जापान से है, इंडिया से नहीं। और इसीलिए जापान अब इंडिया को आगे पुश कर रहा है ताकि UNSC की परमानेंट सीट पर बैठकर एक ऐसा देश एशिया का प्रतिनिधित्व करे जो उस कुर्सी का इस्तेमाल पूरे एशिया की तकलीफों को सुलझाने के लिए करेगा और ना कि उस पर राज करने के वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए। क्योंकि देखो, इसमें जापान को भी जियोपॉलिटिकली बहुत फायदा है। अगर इंडिया UNSC का परमानेंट मेंबर बन गया
तो वो एक नॉन परमानेंट मेंबर की तरह सिर्फ रेजोल्यूशन या पॉलिसी पर हाँ या ना नहीं करेगा, बल्कि उसके पास पॉलिसीज बनाने का और डिसीजंस लेने का भी हक आ जाएगा। यानी कल को अगर जापान चाहे तो वो इंडिया के जरिए यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप मिलने की जो प्रक्रिया है उसी में चेंजेस ला सकता है और एक डेमोक्रेटिक वोटिंग सिस्टम खड़ा कर सकता है, जिसमें चाइना और अन्य परमानेंट मेंबर्स का एज सच कोई सोल से ना हो। अगर मेजॉरिटी ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स भी किसी कंट्री को एक सुपर पावर मानते हैं और उसके सपोर्ट में वोट करते हैं तो चुपचाप उसे परमानेंट सीट दे दो। इसमें ताकत भी अनेकों देशों के बीच बंट जाएगी और दुनिया के किसी भी मामले में कुछ चुनिंदा देश अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगे। यानी ऑल इन ऑल, फॉर ऑल दिस टू हैपन, इंडिया इज द की, जिसका एहसास करंट जापानीज गवर्नमेंट के साथ साथ फॉर्मर जापानीज प्रधानमंत्री शिंजो एबे को भी था, जिन्होंने ओपनली ये कहा था कि इंडिया और जापान का रिश्ता दुनिया के सबसे इंपॉर्टेंट रिश्तों में से एक है और ये जापान के नेशनल इंटरेस्ट में है कि वो इंडिया के साथ ये रिश्ता हमेशा बनाकर रखे। और अगर यहां पर हम जापान का रिश्ता चाइना के साथ देखें तो उनका रिश्ता भी बिल्कुल सेम है जैसा हमारा रिश्ता चाइना के साथ है। उनका भी सेनकाकू आइलैंड्स को लेकर लैंड डिस्प्यूट चल रहा है। एक बोलता है ये आइलैंड मेरा है तो दूसरा बोलता है ये मेरा है, एंड हेंस द राइवलरी। बट यहां पर अभी अगर देखा जाए तो दोनों का ट्रेड रूट इंडियन ओशन से होकर गुजरता है, जिसमें चाइना के कई मेजर बेसेस भी हैं और उसमें अपॉइंटेड है 44 से भी ज्यादा सबमरीन्स जो दुश्मनी निकालने के लिए कभी भी छुपके से जापानीज ट्रेड वेसल्स को डुबा भी सकता है। बट इंडियन ओशन में इंडियन नेवी की पकड़ काफी स्ट्रांग है और इंडियन नेवी जापानीज वेसल्स के अगेंस्ट कुछ ऐसा होने नहीं देगा और इसीलिए भी जापान हमें सपोर्ट करता है। सो दैट ब्रिंग्स अस बैक अगेन टू द क्वेश्चन कि जापानीज मीडिया का यूं इंडिया की इतनी तारीफ करना उनका इंडियंस और उनके दिमाग के लिए इज्जत का नतीजा है या फिर ये रिपोर्टेज या सॉफ्ट इन्फ्लुएंसिंग का एक जरिया है जिससे इंडियंस के इमोशनल दिलों को जीतने की साजिश चल रही है फॉर देयर ओन नेशनल इंटरेस्ट। वेल, वजह जो कुछ भी हो, लेकिन यही तो असली काम होता है ना मीडिया का, कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए न्यूज रिपोर्ट को पेश करना और ना कि हर समय अपने ही देश को कोसते रहना और इश्यूज को सेंसेशनलाइज करना। वेल, इस विषय पर आपका क्या कहना है मैं जानना चाहूंगा आपके विचार नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला एक लाइक जरूर ठोकना। गेट सेट फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ क्योंकि ऐसे एजुकेशनल वीडियोस आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे। सो थैंक यू गाइस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। अगर आपको एडिटर, कंटेंट राइटर या सोशल मीडिया मार्केटर की पोजीशन में इंटरेस्ट है और गेट सेट फ्लाई टीम के साथ काम करना चाहते हो तो हायरेक्ट पे हमारे जॉब पर अप्लाई करना मत भूलना। और अगर आपका फील्ड ही अलग है देन ऑल्सो वरी नॉट क्योंकि यहाँ पर 120K प्लस कंपनीज हायर कर रही है। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन नाउ। स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स, स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय। तो भाई ये थी वीडियो और कैसी लगी वीडियो जरूर बताना, ठीक है भाई। वीडियो में भाई बात की है जैसे कि टॉपिक, भाई के चैनल का नाम था गेट सेट फ्लाई फैक्ट्स और टॉपिक था कि क्यों जापानीज मीडिया जो इंडिया को बोल रहा है कि भाई सुपर पावर, नेक्स्ट सुपर पावर। और जो हमने इसमें देखा भाई मुझे सबसे फनी लगा था और जो सबसे फनी क्या लगा था, बड़ा अच्छा भी लगा था देख के, प्राउड हो गया था कि यार जो किताब नहीं दिखाई थी द लास्ट सुपर पावर इंडिया, द लास्ट सुपर पावर, वो एम्बेसडर रह चुके हैं इंडिया में का। अभी टाइम भूल गया कितना टाइम तक सर ने बताया था, वो भाई भूल गया, पर काफी अच्छा लगा देख के। और जापानीज लोग और जापानीज मीडिया इंडिया की तारीफ कर रहा है तो भाई कुछ देखो, तारीफ के पीछे कुछ ना कुछ चाहिए भी होता है, चाह होती है किसी की, बिना चाहते हुए कोई किसी। बट पता है मैंने जितना जापानीज को जाना है, मतलब जापानीज भाई खुल के सपोर्ट करते हैं भाई, बिल्कुल। और उनके अंदर छल कपट देखो, पर्सनल गेम तो होता ही है बट छल कपट उनके अंदर तो मेरे को लगता है उनकी टाइमिंग की तो भाई डिसिप्लिन की तो मिसालें दी जाती है। डिसिप्लिन है ना भाई, वो एकदम उनका वर्क कल्चर भाई ऐसा है ना कि चाइना में बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे आपको 1 घंटे या आधे घंटे का क्विक नैप दिया जाता है ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी वर्क की बढ़ जाए। अगर लोग काम भी तो खूब करते हैं। बताओ यार 5 ट्रिलियन की इकॉनमी थी, इसमें दिखा रहे हैं 5 ट्रिलियन दिखा रहे थे ना, 5 ट्रिलियन समथिंग की थी और इंडिया की भी 3 है। सोचो इंडिया इतना बड़ा देश है फिर भी हमारी इकॉनमी कम है उनसे। और जापान भाई उठा कैसे है, कहां हो चुका था भाई वर्ल्ड वॉर 2 में, वहां से उठा है। वर्ल्ड वॉर 2 में 2 बॉम्ब गिरे उसके ऊपर, ठीक है, बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब इकलौते किसी देश पे गिरे हैं तो भाई वही न्यूक्लियर बॉम्ब गिरे हैं उस पर, समझ रहे हो, मजाक नहीं होता है। उसके बाद कभी तक आज तक नहीं गिरा। ऐसा देश जो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका हो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, इतने डिफीट देखी हो जिसने, जहां पे लगातार सुनामी और अर्थक्वेक्स आते हो, वैसा देश सोच रहे हो सुपर पावर की लिस्ट में है। सोचो इतना छोटा कंट्री, मुझे मतलब सुना जो पाकिस्तानी बोलते हैं ना कि अरे इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, ये देख लो मार्केट कोई वैल्यू नहीं करता भाई, पावर वैल्यू करती है बंदे का डेडिकेशन। मैंने सुना है कि जापान में मतलब सुनामी आती है, जापान थोड़ा सा तहस नहस हो जाता है मतलब कुछ पार्ट्स, फिर वो लोग उस पार्ट को डेवलप कर लेते हैं विद इन
मतलब विद इन ईयर जो भी होता है। अभी वहां पे न्यूक्लियर प्लांट एक कुछ टाइम पहले ही आपका वो हो गया था, लीक होने लगा था। बताओ आप, इतना सा देश न्यूक्लियर प्लांट ही लीक करने लगा, उसकी कुछ रेडिएशन फैल रही थी, उसको काउंटर किया उन्होंने। जब सुनामी आई थी तब की बात है, मेरे ख्याल से 2008-9 के आसपास की बात है, जब सुनामी आई थी तब की बात है भाई। ये सब तो बहुत कुछ किया है जापान ने इंडिया के लिए इतने सहयोग किया, हमको टेक्नोलॉजी में मदद किया। आपकी बता दो, इंडिया की बुलेट ट्रेन में मदद किया है, हमें फाइनेंस किया है यार उन्होंने 0.01% इंटरेस्ट रेट पे। बताना आप कौन देगा? पाकिस्तान लेता है सुकुक बॉन्ड 9% पे, उनकी गवर्नमेंट इशू करती है। आप सोच रहे हो वैल्यू कितनी है उनके लिए इंडियंस की, क्योंकि वो चाहते हैं कि इंडिया जितना बड़ा देश है, और हम जिस तरीके से हम डिसीजन लेते हैं, हम किसी के फेवर में नहीं जाते हैं, किसी के अगेंस्ट में नहीं जाते, ऐसा उनका मानना है। चाइना का ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है, पाकिस्तान का ऐसा मानना बिल्कुल नहीं है, दोनों हमारे दुश्मन है। और जहाँ रही बात रिलेशनशिप की, तो भाई रिलेशनशिप अभी से नहीं बनी इंडिया और जापान के, वो हिस्ट्री रही है उसकी। हिस्ट्री है भाई, हमारे गॉड्स की हिस्ट्री है। इसमें फिर से हमारे मतलब फिर से कौन आ गया, फिर से कौन आ गए, हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी आ गए, फिर से इम्पोर्टेंट मतलब अलायंस बनाया था उन्होंने। और क्या, उन्होंने मतलब जापान से आर्मी खड़ी की थी अपनी। उनका बहुत बड़ा हाथ माना जा सकता है, क्योंकि पहले वो जर्मनी गए थे, जर्मनी से फिर जर्मनी की सबमरीन से होते हुए वो जापान आए थे, जापान से अपनी आर्मी खड़ी की थी। आईएनए ने भेजा था इन्हें इधर सिंगापुर साइड में, सिंगापुर से होते हुए फिर ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आए थे। ऐसा ही पूरी कहानी है। और बार बार इंडिया जब प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो बताया जाता है कि हमारे रिलेशनशिप बहुत पुराने हैं, हमारे इवन गॉड्स उनके नाम अलग है पर काम एक ही है। वहां भी धन की देवी पूजी जाती है, और बताया कि सबने बुद्धिज्म 67% फॉलो किया जाता है। तो भाई बुद्धिज्म की कहाँ से जड़ है? जो भारत से है। कभी चाइना भी बहुत ज्यादा बौद्ध लोग हुआ करते थे, आजकल चाइना बदल चुका है थोड़ा बहुत बहुत बहुत। आप बताओ बामियान की मूर्ति कहाँ? बामियान की मूर्ति आपने सुना होगा, अफगानिस्तान में भी बुद्धिज्म था, वहां पे तालिबानियों ने बॉम्ब लगा के उस मूर्ति को उड़ा दिया। तो ये सब है भाई, ये सब करते रहते हैं लोग अपने हिसाब से। जियोपॉलिटिक्स से यार चलती रहेगी, कभी खत्म नहीं होगी। आज जापान हमारे साथ इसलिए भी है क्योंकि इनके ट्रेड रूट इंडिया इस रूट से निकलता है, ठीक है। इंडिया को अगर नहीं रखेंगे साथ तो चाइना तो ऐसी, चाइना से तो 36 का आंकड़ा है, सेनकाकू आइलैंड को लेकर और बाकी चीन की समुद्री सीमाओं को लेकर भी काफी लड़ाइयां चलती हैं। इनकी शायद रूस से भी है, रूस के भी कुछ आइलैंड से रूस से भी विवाद है। तो भाई रहना पड़ेगा। और ये अलाइड है किसके साथ? यूएस के साथ। यूएस इनका मेन पार्टनर है एक्चुअली में। और बेसिकली इसमें बात जो मैं बता रहा था, रिलेशनशिप की बात बता रहा था, तो हिस्ट्री रही है, मतलब कैसे इंडिया ने इनको सपोर्ट किया था। इंडिया ने तब भी सपोर्ट किया था जब जापान एकदम तहस नहस हो चुका था, जब इन पे सैंक्शंस लगाए जा रहे थे, जब इनको और भी खोखला करा जा रहा था। जो हमारे एक कंट्री जीती थी, वकील रवि विनोद पाल करके नाम था, उन्होंने बोल दिया था। पर भाई अलग तरीके भाई कहाँ सुनते हैं तो भाई, अब ये लगा लो कि अंडर डेवलप्ड कंट्री थे भाई हम लोग उस टाइम, ये तो भाई कहना पड़ेगा। अभी भी हम डेवलपिंग है। उस टाइम वी आर डेवलपिंग नेशन। उस टाइम इन्होंने भाई सबके अगेंस्ट जाके जापान के लिए बोला था कि भाई बड़ी बात है। और क्योंकि बहुत बड़ी पता यार, 2 न्यूक्लियर मार दिए तुमने जापान पे, और फिर चाह रहे हो तुम उस पर सैंक्शन भी लगाओ और ये करो, और किया भी था। बाद में पता नहीं क्या यूएस ने अपना कुछ फायदा देखा होगा, मे बी रूस की वजह से वो यहाँ पे चाहता था कि मैं यहाँ पे आ जाऊं, ठीक है। फिर उन्होंने भी कह रहा इंडिया ने आयरन और इतने बड़ी मात्रा में सप्लाई की, हम लोग आज भी बहुत सप्लाई करते हैं। वहां के विजिटर आते हैं, आपको आप अगर देखोगे यूट्यूब पे तो आपको बहुत सारे ना चैनल्स मिलेंगे जो इंडियन बेस्ड है। वहाँ के वो बंदे हिंदी बोलते हैं, जापानीज बंदे हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ यार उस चैनल का, बहुत अच्छा लगेगा आपको देख के। और जापानीज है प्रॉपर, आप समझ रहे हो। और वहाँ के जापानीज लोग इंडियन गाने पे डांस करते हैं, आपको वो वीडियोस भी हैं। तो बहुत कुछ है यार जापान इंडिया का रिलेशन। जापान की बहुत सारी इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री है जो इंडिया में है, जो तरीके से काम। जापान के तो बहुत सारे मोटर व्हीकल्स वगैरह हैं। इनकी टेक्नोलॉजी आपको पता सबसे बेस्ट मानी जाती है। सिंकासन उनकी ट्रेन का नाम है, बुलेट ट्रेन का नाम, वो हम इंपोर्ट करेंगे उनसे। वही हमारे साथ मिल के यहाँ पे डेवलप करा रहे हैं बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को। सोच रहे हो, अब तो बहुत बड़ी बात है। और बहुत कुछ स्पेस में भी शायद मदद किया है। क्या नाम है इनके यार स्पेस एजेंसी का? JAX है शायद, ऐसा कुछ नाम है इनका स्पेस एजेंसी का। उन्होंने भी बड़ी मदद करी इसरो की एक टाइम पे। करते हैं यार हम लोग एक दूसरे का ट्रेड करते हैं। हम देखो, हम लोग सिक्योरिटी भी देते हैं उनको, इनके यहाँ के रूट से ज्यादा। चाइना एकदम पीछे पड़ा है हाथ धो के। चाइना का भैया 36 का आंकड़ा है, किसके देश से? पूरी दुनिया से, ठीक है। उनका अगर मार्स पे आप लोग रहते ना तो वो ये भी कहते हैं कि मार्स भी हमारा, तुमसे भी लड़ाई हमारी है। तो चाइनीज अलग तरीके से सोच रखते हैं भाई। तो ये थी वीडियो वैसे तो। ये थी वीडियो, आई थिंक। और वीडियो में काफी कुछ बताया था, और मैं कुछ देख के ही बोला हुआ कि भाई हाँ भाई इंडिया कुछ मतलब इंडिया उस तरफ बढ़ रहा है कि सुपर पावर बन जाए। तो भाई जापानीज जब बोलते हैं तो भाई कुछ सोच के ही बोला होगा। जापानीज की बात में ना दम होता है भाई, वैल्यू रखते हैं। वहाँ का स्टॉक मार्केट आप उठा के देख लो कितना बड़ा हो गया है, ठीक है। और आपका वहाँ के लोगों का कल्चर देख लो, वहाँ के काम करने की अलग ही ललक है भाई वहाँ के लोगों की। यहाँ पे होता है कि आराम करो
वहां पे सुना है, देखो गए तो हम भी नहीं है, हमने भी वो सुना है और देखा है कि वहां पे बहुत ज्यादा पंचुअलिटी है। मतलब एक बार ट्रेन लेट हो गई थी कोई, तो बोलते हैं कि वहां के ड्राइवर ने उतर के एक पैसेंजर से माफी मांगी और शायद कुछ सेकंड्स में लेट हुई थी, कुछ सेकंड से 1 मिनट में लेट हुई थी। सोचो इंडिया में तो यहाँ पे तब तक लेट नहीं मानी जाती जब तो 4-5 घंटे लेट हो, तब तक लेट में नहीं आती वो तो है कि इंडियन पंचुअलिटी है। तो हमारी शादियों कार्ड पे लिखवा दिया था 7 बजे से खाना शुरू होगा, क्योंकि 9 बजे तक लोग आएंगे, पता है 9 लिखेगा तो 12 बजे तक लोग आएंगे, तो इसलिए 7 बजे लिखा 7 बजे से भैया खाना शुरू आ जाना। तो ये इंडियन पंचुअलिटी इसको सही करना भाई चाहिए। मैं तो पता है भाई, इंडिया के बाद जिस कंट्री को जो तुम कल्चरल कंट्री मानता हूँ ना, जिस तरह से वो लोग मेरे को बहुत रहते हैं, पसंद है। जापानीज लोग मुझे बहुत सही लगते हैं भाई, क्योंकि वो काम भी करते हैं एकदम लगन के साथ करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं एकदम लगन के साथ करते हैं, उनका अलग ही सिस्टम और है। बात और भाई वो लोग ही मतलब लोग ही रिस्पेक्ट भी करते हैं एक तरीके से। तो भाई ये जापान अलग ही लेवल का है। जापान ने अलग स्टैंडर्ड सेट किए हैं ह्यूमंस के लिए, पता है आपको, Humans के लिए अलग ही स्टैंडर्ड पे चल रहे हैं यार वो। मतलब मैं कई सारे व्लॉग्स देखता हूँ जो जापान में इंडियन लोग हैं, वहां के जब दिखाते हैं तो यार बड़ा लगता है कि अरे यार हम लोग अभी 2022 में जी रहे हैं, वो 2050 में आज भी जी रहे हैं। वो लोग 2050 में जी रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, आप देखोगे तो दंग रह जाओगे क्या क्या है वहां पे, पता ही नहीं था। दुबई भी नहीं है ऐसा, दुबई को तो बाद में बनाया गया। आप देखो ना जापान की पंचुअलिटी, वहाँ का वर्क कल्चर देखो, वहाँ के एथिक्स देखो, चोरी वोरी का सिस्टम नहीं, लोग ही अलग टाइप के हैं भाई, काम करते हैं जो लगातार कैसे ह्यूमन को आगे ले जाए। आप इजराइल भी मुझे बड़ा पसंद है टेक्नोलॉजी के मामले में भाई, लगातार डेवलपमेंट करता है। अभी उन्होंने इजराइल ने एक मशीन लॉन्च की है भाई, वो अब इंडिया में कर दी शायद, आप बटन दबाओगे पानी निकलेगा, हवा से पानी बनाएगा, वो सिर्फ हवा से बनाएगा, उसमें कुछ ना कुछ जाएगा ना कुछ आएगा, ऑक्सीजन जो हवा में घूम रहा है हाइड्रोजन से मिला के स्टोव बना के, और प्रॉपर 1 गिलास पानी निकलता है। और ऐसा 1 गिलास निकाल के दिखाते हैं डेमो में तो बहुत निकलता है। तो सोचो वो टेक्नोलॉजी कहाँ ही चली गई और हम लोग कहाँ हैं अभी, कहीं और ही चल रहे हैं। हम एक्वागार्ड लगाने में बिजी हैं अपने घरों में। तो ये थी वीडियो भाई, कैसी लगी वीडियो, हमें गर्व होता है ऐसी वीडियो देख के, इसलिए आपके सामने ऐसी वीडियो जरूर लाते हैं हम। तो ये था वीडियो, होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है भाई, लगना भी चाहिए भाई, क्योंकि जापान हमारा सबका चहेता जापान है ही इंडिया के साथ, और इंडिया की बहुत ज्यादा हमारे एक दोस्त है हमारे जानने वाला, उसका नाम भी जापान है। अच्छा, तो यही था वीडियो, होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। लगना भी चाहिए भाई, प्राउड फील करना चाहिए, किसी डेवलप्ड नेशन ने बोला ऐसा कि भाई इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। तो ये था वीडियो, होप कि आपको अच्छा लगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बिल्कुल, और हम लोग अवेलेबल हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी, दोनों का लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाकर वहां हमसे जरूर जुड़े, आपकी वीडियो की रिक्वेस्ट वगैरह रिकमेंडेशन आप मैसेज भी कर सकते हैं हमें वहां पे, ठीक है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय।